और इस टॉपिक से बच्चों कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और प्री बोर्ड में या सैम्पल पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको दिया होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से। और आपके टीचर्स भी आपको थ्योरी लेक्चर में ये जरूर बताए होंगे, आपके नोट्स में कराया गया होगा। कोई भी टीचर होता है बच्चों ये क्वेश्चन तो कराता ही कराता है, या इस टाइप को इस टाइप के थ्योरी को जरूर एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को बनाइए जबकि वो एक बार स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो और सेकंड टाइम वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। तो एक बात समझना बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर उसकी डायरेक्शन, उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, लाइक दिस। जैसे सॉरी उल्टा हो गया, लाइक दिस। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट वर्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी है -2 प्लस मींस राइट वर्ड। तो इस केस में बच्चों अगर आप देखें तो वेक्टर ई और वेक्टर पी दोनों सेम डायरेक्शन में है, मींस इनके बीच का एंगल 0 है। तो इस केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये जो डाइपोल है बच्चों वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे समझाने का ट्राई किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लीजिए आप, राइट वर्ड है, एक डाइपोल रखा हुआ है -q प्लस q, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों वो -2 प्लस होगा along the electric field. Angle between E and P बच्चों 0 है, it means that P and E पैरेलल है। तो इस केस में बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कई बार ये भी पूछता है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो क्या कंडीशन है। तो आंसर है कोई भी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वेक्टर P जो है वो पैरेलल टू वेक्टर E होगा, इस बात को याद रखना। चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पे। कह रहा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा कोई डाइपोल। तो सिंपल सी बात है कि जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो। मींस अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इसके अंदर एक ऐसा डाइपोल रख दिया जिसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दिस। ये आपका एक डाइपोल है बच्चों, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -2 प्लस होगा, मींस इधर होगा। तो डाइपोल मोमेंट बच्चों है आपका लेफ्ट वर्ड, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट वर्ड। मींस बच्चों कि इन दोनों ई और पी के बीच का जो एंगल है बच्चों वो आपका 180 डिग्री है। तो इस केस में बच्चों ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। यही बात बच्चों हमने इस फिगर में समझाने का ट्राई किया हुआ है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू 180 होती है। मींस वेक्टर पी और वेक्टर ई आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। फिगर में हमने बताया हुआ है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट वर्ड है, जबकि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें -2 प्लस वो लेफ्ट वर्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको घुमा के पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से कई बार क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, बट क्वेश्चन को ट्विस्ट कर करके पूछता है। तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें, इसकी कॉन्सेप्ट को समझें कि डाइपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्या कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने का, क्या कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होने का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इफ एनी डाउट तो बच्चों आप इसको रिपीट कर लीजिए। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है। इस पे हमने एक एमसीक्यू भी कराया हुआ है सेम टाइप का क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा था बच्चों कि आपको एफ और 1/r² के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और उसका पेयर दिया हुआ है बच्चों 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम का है, एक 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का है। कह रहा है इंटरप्रेट द ग्राफ ऑप्टेन, जो उसको ग्राफ ऑप्टेन हो उसके बारे में भी आपको इंटरप्रेट करना है सॉरी। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि सर ये जो एफ और 1/r² के बीच ग्राफ होता है वो कैसा होता है। क्योंकि आपको हो सकता है टीचर्स आपके ना बताए हों, बट एक बात तो आपको पता होगा कि एफ और r² के बीच ये रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो अगर बच्चों एफ और डिवाइड बाय 1/r² लिखें, जो इसकी वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा आपका 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई Q1 Q2। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट होती है एक गिवन पेयर ऑफ चार्ज के लिए, ये पूरी वैल्यू बच्चों आपका एक कांस्टेंट होगा।
अगर किसी भी दो क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, इट मींस दैट इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इन द फर्स्ट केस ये देखिए आपका 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इनमें आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, और रिपल्सिव फोर्स को हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। तो देखिए एफ और 1/r के बीच 1/r स्क्वायर के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि रिपल्सिव है इसलिए हमने फोर्स को पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग लिया हुआ है। सिमिलरली बच्चों ये जो 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो क्योंकि भाई यहाँ पर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो फोर्स नेगेटिव आएगा। फोर्स नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राफ होगा वो तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट वो जो फोर्स होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मीन्स -f की डायरेक्शन में होगा। ये दोनों बच्चों आपको ग्राफ बनाने के लिए कह रहा था। जैसा कि हमने समझाया कि कूलम्स लॉ से ही आप F/1/r² की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा जो कि कांस्टेंट है। अगर किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट आता है, तो उनकी अगर आप आगे से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो अच्छा इसका इंटरप्रेट करने के लिए भी बोला हुआ था, तो यहाँ पे आप एक लाइन में लिख सकते हो, सिंस magnitude of slope is more for the attractive, therefore attractive force is greater than the repulsive force। जिस भी ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप मतलब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसी का टेंजेंट, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, then tan theta is represented the slope of this graph. If here uh, if here phi is the angle of inclination, then tan phi is the represent slope of this graph। तो क्योंकि बच्चों आपको जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसका स्लोप ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्स का स्लोप कम है, इट मीन्स दैट अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रिपल्सिव। इसी बात को बच्चों आपको समझाया गया है। इस ग्राफ से यही हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रिपल्सिव। आप यहाँ थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स में जो चार्जेस का प्रोडक्ट आएगा वो 2 आएगा, जबकि अट्रैक्टिव फोर्स में जो चार्जेस का प्रोडक्ट आएगा वो 6 आएगा। इट मीन्स दैट कि जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो 6 टाइम्स मोर होगा, 3 टाइम्स मोर होगा रिपल्सिव फोर्स के। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। इन द केस ऑफ एनी डाउट बच्चों आप इस लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के बहुत हाई चांस है बच्चों। तो आप एट एनी कॉस्ट बच्चों इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल of dipole moment P placed in a uniform electric field E, write the direction along with the torque act। तो दोनों चीज पूछ रहा है कि बच्चों पहली बात तो टॉर्क की डायरेक्शन बताइए और उसका फॉर्मूला भी डिराइव कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता, सिंपल से एक पहले तो फिगर बना देना। अगर बच्चों कोई भी क्वेश्चन में फिगर का रिक्वायरमेंट है तो जरूर आप फिगर बनाइए, क्योंकि फिगर पे आपको किसी भी कीमत पे हाफ मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, इस बात पे आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट्स सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक तरफ बच्चों है नेगेटिव चार्ज, एक तरफ है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो और अच्छा इसका डायपोल का लेंथ जो है बच्चों 2l है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेना। हम यहाँ से इसको ट्रायंगल बना ले रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये एंगल थीटा है, तो ये जो सामने वाला साइड होगा बच्चों, ये जो सामने वाला साइड है वो 2l साइन थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। और जो बच्चों ये बचा हुआ साइड है ये हो जाएगा 2l cos थीटा। क्वेश्चन में हमें बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स के बारे में बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों नेगेटिव चार्ज है तो इस पे भी फोर्स लगेगा क्योंकि चार्ज Q ही है, तो Q इंटू ई फोर्स लगेगा बट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस में थोड़ा बच्चों याद रखना है कि कौन सा डिस्टेंस लेना होता है। बहुत सारे डिस्टेंस बच्चे ये फोर्स के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, नहीं बच्चों, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर ये पहले वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है बच्चों, ये लाइन ऑफ एक्शन है। ये जो दूसरा फोर्स लग रहा है नेगेटिव चार्ज पे, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है।
इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये वाला डिस्टेंस बच्चों, कोई भी डिस्टेंस नहीं ले लेना है, दोनों फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 2l sin थीटा। तो फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, डिस्टेंस है आपका 2l sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? हाँ, ये हो गया बच्चों, और 2QL इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक है, आपको पता है बच्चों जो ये 2QL होता है इसको हम डायपोल मोमेंट P कहते हैं। ये हो गया आपका PE साइन थीटा। तो ओवरऑल आपको टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिल गया? PE साइन थीटा। बट बच्चों ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड ही बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। जैसे हमें टॉर्क का वेक्टर फॉर्म भी लिखना है कि वेक्टर टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। जब आप P क्रॉस E को एक्सपेंड करेंगे तो PE साइन थीटा ही आएगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगा? तो बच्चों आपको पता है ना कि टॉर्क क्या है? P क्रॉस E। मीन्स जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर P और वेक्टर E के दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज द परपेंडिकुलर टू और नॉर्मल टू द वेक्टर P एंड वेक्टर E और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर E। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन में आपको पूछे तो यही बात आप लिख देना कि द डायरेक्शन ऑफ torque acting on an electric dipole is normal to the plane of vector P and vector E। सिंपल सा एक लाइन आप आंसर दे देना। मैं यहाँ पे चलिए मैं लिख ही देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द plane of vector P and vector C। ठीक है बच्चों, इतना लिख दोगे आपका कंप्लीट डेरिवेशन भी हो गया, आंसर भी हो गया। ये क्वेश्चन बच्चों कम से कम आपको 3 मार्क्स में आएगा, इस बात को आपको नोटिस करना। ऐसा नहीं है भाई कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सर हमको 3 पेज भर देना, भैया ये गलती फिजिक्स में मत करना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पेज भरना, ये सब बेवकूफी वाली बात है बच्चों। जो आपसे पूछा जाए बस आप उतना कर दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आपको डेरिवेशन पूछा था तो आपने फिगर बना दिया तो इसी में हाफ मार्क्स मिल जाएगा। फॉर्मूला लिख दिया तो इसमें भी हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन कर दिया इसमें आपको 1 मार्क्स मिल गया, और यहाँ पे आपने ये डायरेक्शन लिख दिया तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स मिल गया। तो अगर आप नोटिस करें मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग तो आपको बच्चों 3 मार्क्स मिल गया, हाफ, हाफ, 1 एंड 1। तो टोटल बच्चों आपको 3 मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो चीज पूछा जाए बस उतना ही लिखो। देखो हाफ मार्क्स आपको फिगर में मिल गया, हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूला में मिल गया, 1 मार्क्स आपने जो डेरिवेशन किया वहां पे मिल गया, 1 मार्क्स आपको ये डायरेक्शन वाले आंसर में मिल गया। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से हो गया। तो इस बात को ध्यान देना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इनको लगता है कि भैया 3 पेज लिख देंगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। बच्चों अगर 3 पेज में कोई भी काम का चीज नहीं रहा है तो यकीन मानो काट के 0 नंबर दे देगा आपको। तो ये सब बेवकूफी वाला काम नहीं करना है, जो क्वेश्चन पूछे उसी का आंसर लिखिए, कट टू कट आंसर लिखिए, आपको भी कट टू कट मार्क्स मिल जाएगा। बस बस ध्यान रखिए कि जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर आपके राइटिंग पैसेज में होना चाहिए। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार इसको आप रिपीट जरूर कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है, 7070। और यहाँ पर बच्चों 2 आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज इन एक्स वाई प्लेन एज shown in the figure. Find the magnitude and the direction of the net electric field at the origin। तो यहाँ पे बच्चों 2 डाइपोल आपको गिवन है और दोनों डाइपोल एक्स वाई प्लेन में है। पहला डाइपोल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो पहला डाइपोल तो देखिए अलोंग द एक्स एक्सिस दिया हुआ है, दूसरा डाइपोल आपका अलोंग द वाई एक्सिस दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये बताइए ओरिजिन पे, मतलब ये एट पॉइंट ओ पे, यहाँ पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे बच्चों पूछ रहा है कि ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है बच्चों, यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो कुछ बच्चों को माइंड में आएगा सर ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, ये जीरो नहीं आएगा। इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया भी हुआ है, आप एक बार इसको जरूर देख लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं फिलहाल इसको अपने लैंग्वेज में भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बट ये याद रखना कि बच्चों इलेक्ट्रिक जो आपका फील्ड है ओरिजिन पे, वो आपका बच्चों जीरो नहीं आएगा। इस बात को बच्चों याद रखना। ठीक है, कहीं से भी जीरो नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपल सा, क्योंकि देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ओरिजिन पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको बना ले रहा हूँ पॉइंट ओ को, मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ये पॉइंट ओ है। तो ये जो माइनस क्यू कूलम चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये जो माइनस क्यू कूलम चार्ज है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पॉइंट ओ पे, जिसकी डायरेक्शन होगी बच्चों टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। कितना होगा सर? तो क्योंकि ये चार्ज क्यू है और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, अगर मैं इसको एल एज्यूम कर लूँ, अच्छा इसने तो ए दिया हुआ है, अगर मैं ए एज्यूम कर लूँ, ये माइनस क्यू और ओ के बीच का डिस्टेंस, तो बच्चों ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसकी डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे है, तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब टुवर्ड द लेफ्ट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता हुआ। इट मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज जो इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बच्चों, उसकी भी डायरेक्शन वही होगा जो कि नेगेटिव चार्ज ने बनाया हुआ था। तो सेम टू सेम एक मैं और एरो बना ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पॉजिटिव चार्ज भी बच्चों इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कितना बना रहा है बच्चों? तो आंसर है, क्योंकि सर चार्ज की वैल्यू सेम है जितना कि नेगेटिव चार्ज के पास था, डिस्टेंस भी अभी भी वही है क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस ए था और इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस ए है, तो सर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो मैं इसको दोबारा लिखने से बढ़िया है कि 2 से मल्टीप्लाइड कर दूं। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज एट द पॉइंट ओ। सिमिलरली बच्चों ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो टूवर्ड द माइनस क्यू चार्ज होगा, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये जो बच्चों माइनस क्यू चार्ज बनाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, ऐसा कुछ। ठीक है, ये माइनस क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और जो बच्चों डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इस पॉइंट से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है पॉइंट ओ पे तो इस चार्ज से दूर लेके जाना है, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड द चार्ज नहीं बच्चों, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों सेम डिस्टेंस पे है पॉइंट ओ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। कितना होगा बच्चों? एक चार्ज बनाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज है बच्चों माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप बच्चों यहाँ पे देखें कि ये आपका इनका रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और रिजल्टेंट आप देख ले, ये मेरा थोड़ा सा डेविएट हो गया राइट। ये बच्चे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और कई बार हमने ट्रिक समझाया हुआ है कि अगर आप इसको ई नॉट एज्यूम कर लें और इसको भी ई नॉट एज्यूम कर लें, तो दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है, दो इक्वल नॉर्मल वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले नॉर्मल वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा ई नेट, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो √2 टाइम्स ऑफ द आइदर वन वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है टुवर्ड लेफ्ट ई नॉट, एक दूसरा वेक्टर है टुवर्ड डाउनवर्ड ई नॉट, तो जो इनका बच्चा रिजल्टेंट आएगा वो √2 ई नॉट आएगा, √2 टाइम्स ऑफ द आइदर वन वेक्टर। ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू लिख सकते हो √2 और के
अच्छा यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू 2 है, तो 2√2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के बारे में बच्चों आपसे पूछ सकता है, तो अगर आपको डायरेक्शन लिखना है तो लिख सकते हो, है ना। सिमिलरली अगर आपको डायरेक्शन भी लिखना है तो लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में बच्चों इसको लिखना है तो लिख सकते हो कि देख लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई कैप में है, तो लिख सकते हो बच्चों कि 2k क्यू बाई ए स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप, प्लस एक आपका माइनस जे कैप में है, कितना है 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, मुझे अब इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, ए स्क्वायर और ये डायरेक्शन होगा बच्चों माइनस जे के, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड बता दीजिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में बता दीजिए। डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो बच्चों डायरेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर मैं बता दूं, ये जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसकी कभी भी डायरेक्शन पूछ ले बच्चों, तो उसके लिए आप बता देना बच्चों, एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना बच्चों। तो tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट की वैल्यू बच्चों है आपका है यहाँ पे ई नॉट, और एक्स कंपोनेंट का भी बच्चों डायरेक्शन है ई नॉट, मीन्स ई नॉट अपॉन ई नॉट, दिस इज 1। इट मीन्स दैट कि यहाँ से जो बच्चों एंगल आ जाएगा, अच्छा tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो मीन्स थीटा होगा 45, मतलब बच्चों ये यहाँ से एंगल कितना बनाएगा 45। इस बात को समझना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो 45, बट बच्चों हमें अक्सर जो डायरेक्शन देना होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देना होता है, यहाँ से प्लस एक्स एक्सिस से बताना होता है कि प्लस एक्स एक्सिस से कितना डायरेक्शन बना रहा है। तो क्योंकि ये आपका 145 है और ये टोटल एंगल बच्चों 180 है, तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, ये पॉइंट वो था, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225। तो एक्चुअल में आप ऐसा बता सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 225 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। या आप ऐसा भी बता सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द माइनस एक्स एक्सिस। तो फिगर आपका बना हुआ है, जैसे आपको समझाना है समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों बात बता सकते हो कि 45 डिग्री का एंगल है विथ माइनस एक्स एक्सिस, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूँ, और 225 डिग्री का एंगल है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अक्सर आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बनाना होता है, तो आप 225 वाला भी बता सकते हो, बट रेफरेंस जरूर दे देना कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हो वो कहाँ से बता रहे हो। इसी का बच्चों हमने सॉल्यूशन किया हुआ है यहाँ पे, सेम टू सेम देखिए आपको आंसर मिलेगा। ओके, यही देखिए हमने बताया हुआ है कि जो डायरेक्शन ऑफ ई नेट है वो 45 डिग्री है विद द माइनस एक्स एक्सिस एंड 225 डिग्री है विद द प्लस एक्स एक्सिस, और सेम टू सेम बच्चों हमने सॉल्व करके लिखा हुआ है। आई होप कि ये बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इस लेक्चर को जरूर रिपीट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्योंकि बच्चों हमने कहा है ना कि यहाँ पे अब हम सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की ही बात करेंगे, हमने ऑलरेडी 50 एमसीक्यू कर लिए हैं, अब कुछ हम छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बाकी डेरिवेशन वगैरह तो आपने नोट्स में किया ही होगा, उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बना देंगे। ये वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको जो क्वेश्चन आंसर आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। सिंपल सा पूछ रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डिफाइन कीजिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, राइट इट्स एसआई यूनिट, दोनों चीज बच्चों पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे जहां तक समझ में आता है कि लगभग सभी बच्चों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन याद होता है, क्योंकि जब मैं वाइवा लेने जाता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली सभी स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन तो बता ही देते हैं। ठीक है, और बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये बात लगभग सभी बच्चे बता देते हैं, आपको भी याद होगा। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसा ही यूनिट बच्चों इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसको वोल्ट मीटर, दोनों बच्चों फ्लक्स का यूनिट होता है, तो आपको याद रखना है।
अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों पार्ट बी इसका, एक तो डेफिनेशन आपसे पूछ दिया, यूनिट पूछ दिया। पार्ट बी कह रहा है कि अगर एक स्फीयर है रबन बलून का और उसके पास चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, as the balloon is blown up and increase its size, how does the total electric flux coming out from the surface change give region? तो अगर एक हमारे पास बलून है बच्चों, ये हमारे पास एक बलून है और लेट्स सपोज उसके पास चार्ज क्यू है और लेट्स सपोज इस क्या बोलते हैं कि इस बलून के सरफेस से रिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाई है। तो अगर मैंने इसको फूक मार दिया तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। बट अभी भी इसके पास चार्ज तो वही है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा लिंक थ्रू द सरफेस ऑफ द बलून बच्चों वो सेम ही रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो चाहे बलून का साइज इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए कोई भी चेंज नहीं आएगा। यही आपका आंसर है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी सरफेस से रिंग। तो चाहे आप साइज को इंक्रीज कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों आपका अनचेंज रहने वाला है। और सोचिए इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। 2016 में बच्चों यही क्वेश्चन आपको दिया भी हुआ है अच्छा खासा। आई होप कि बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो इसको आप रिपीट कर लीजिए। आई होप कि 100% आपका डाउट खत्म हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बच्चों है दो आइडेंटिकल चार्ज के बारे में, और इसको बच्चों काफी सॉल्व वगैरह किया हुआ है, तो मैंने तो इसके लिए ट्रिक भी बताया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो एक बार अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बट सॉल्व मैं अपने ट्रिक से करूंगा, ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा जैसा कि मैंने किया हुआ है। कह रहा टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। दो चार्जेस हैं है ना, स्मॉल आइडेंटिकल चार्जेस हैं क्यू जो कि 2 मीटर एयर में रखे हुए हैं। ए थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ऑफ द अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेयर्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द चार्ज क्यू। ठीक है बच्चों, तो दोनों चीज पूछा हुआ है हम कि हमें एक दो हमारे पास चार्जेस है, अगर आपको देखा भी हो, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है। हमने एक कैपिटल क्यू चार्ज रख के रख दिया और ये कैपिटल क्यू चार्ज को रखने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो आपको ये बताना है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों। दोनों बात बताना है कि सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं बताना, पोजीशन और नेचर बताना है, सॉरी पोजीशन और नेचर बताना है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ देता तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना होता। तो मैं यहाँ पे फिगर में एक लाइन में समझा दे रहा हूँ, बहुत कुछ बवाल करने की जरूरत नहीं है। ये क्यू चार्ज है और ये आपका क्यू चार्ज है। क्वेश्चन ये है कि कैपिटल क्यू चार्ज एक है उसको कहाँ रख दूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बच्चों उसके लिए एक सिंपल सा बता देना कि सर अगर मैं मिड पॉइंट पे कैपिटल क्यू चार्ज को रख दूं, मिड पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे बच्चों अगर मैं कैपिटल क्यू चार्ज को रखूंगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये पूरा तीनों सिस्टम तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अच्छा ये जो मिड पॉइंट पे जो हमने चार्ज रखा है उसका साइन क्या होगा? आंसर है अपोजिट टू द बोथ चार्जेस। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव होता। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आंसर है 1/4 ऑफ द दैट चार्जेस। तो मतलब अगर ये कॉर्नर कॉर्नर पे कैपिटल क्यू चार्ज है तो जो बीच में चार्ज होगा बच्चों वो होगा आपका इसका 1/4, मीन्स जो क्यू का वैल्यू होगा वो स्मॉल क्यू बाई 4 होगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखना है। तो क्योंकि अगर एमसीक्यू में आया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसको याद रखना कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू, अगर मैं इसके सेंटर पे बच्चों अगर मैं इसके सेंटर पर माइनस क्यू बाई 4 चार्ज रख दूं तो ये पूरा सिस्टम बच्चों ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी को बच्चों हम कैपिटल क्यू कह रहे हैं। ये जो माइनस क्यू बाई 4 है इसी को बच्चों हम कैपिटल क्यू कह रहे हैं। तो कई बार आपको पूछ देता है डायरेक्टली एमसीक्यू में, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा कैसे आता है मिड पॉइंट पे? तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा डिस्टेंस 2 मीटर है, बट जहाँ पे रखना है वो आपका 1 मीटर आ गया, मतलब मिड पॉइंट पे रखना है।
ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा हुआ है बट पूछ देगा, तो 1/4 ऑफ द आइदर वन चार्ज। अच्छा, नेचर है तो बच्चों जो इन दोनों का नेचर होगा उसका जस्ट अपोजिट, मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये जो सेंटर पे चार्ज है वो नेगेटिव होगा। अगर ये दोनों बच्चों नेगेटिव होते कॉर्नर वाले चार्ज, तो जो सेंटर पे चार्ज होता वो पॉजिटिव होता। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप इस लेक्चर को अपने स्पीड में जरूर रिपीट कीजिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इज क्वेश्चन नंबर 74 और ये एक न्यूमेरिकल है। आपको जितना लेंथी दिख रहा है उतना वो है नहीं, तो सिंपल सा है बच्चों। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5 × 10⁻³ डायरेक्शन है आई कैप। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ द 10 सेंटीमीटर ऑफ साइड whose plane is parallel to the YZ plane. What should be the electric flux through the same square if the plane makes the 30 degree angle with x axis? तो बच्चों ये तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, आप सॉल्व कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। इतना हमें जितना यहाँ पे हमने लिखा हुआ उतना भी मैं नहीं लिखूंगा। सिंपल सा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए। तो ई की वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 5 × 10⁻³ आई कैप। ठीक है, डॉट करना है, एरिया हो जाएगा बच्चों क्योंकि साइड है आपका 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि सेंटीमीटर में है बच्चों। जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² ये -2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, और एरिया बच्चों हो जाएगा आपका 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कीजिए मीन्स 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर विच इज 10⁻⁻2। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10⁻⁻2 आ जाएगा। सर इसकी डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि बच्चों ये जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन में, वो वाई जेड के पैरेलल है। जो हमने प्लेन लिया हुआ है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो अगर वाई और जेड के पैरेलल है मतलब एरिया वेक्टर एक्स में मिलेगा, एक्स मतलब आई कैप में मिलेगा। तो भाई चलिए इन दोनों का डॉट करना है, तो आई डॉट आई 1 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 10⁻³ × 10⁻⁻2 और आई डॉट आई बच्चों हो जाएगा 1। तो ऐसा नहीं करना कि ये सर कहाँ चले गए, ये 5 × 10⁻³ का 10⁻⁻2 में मल्टीप्लाइड हो गया, आई डॉट आई आपका 1 आ गया, तो ये हो गया बच्चों 5 × 10⁻1 मीन्स 50। यूनिट लिख लेना बच्चों, इसका आपका यूनिट होता है फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और वोल्ट मीटर भी होता है, तो मैं वोल्ट मीटर लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कह रहा है कि बच्चों अगर एंगल यही 30 डिग्री बने, जो हमने प्लेन लिया, जो हमने स्क्वायर लिया हुआ है, अगर वो स्क्वायर 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस से, तो क्या होगा। तो बच्चों सेम टू सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ई डॉट ए की वैल्यू, ई डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। ई की वैल्यू अभी अभी हमने बच्चों बताया क्वेश्चन में गिवन है 5 × 10⁻3। एरिया वेक्टर, एरिया की वैल्यू भी हमने निकाल लिया है 10⁻⁻2, और एंगल बच्चों दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और जो एरिया वेक्टर है बच्चों वो बता रहा है कि वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस से। ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। सॉरी, जो सरफेस है, ये जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है या एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो बच्चों ये समझना कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स सपोज इसकी डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में है, और जो प्लेन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लेन 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 समझना बच्चों। ये आपका एक सेकंड, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, सेकंड मैं इसको पहले इरेज कर दूं। प्लेन बच्चों अगर बच्चों 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये आपका प्लेन है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, हाँ ये आपका प्लेन है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा भाई, एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो आपका 60 डिग्री हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, cos 60 रख देना, 30 गलती से भी मत रख देना। यहाँ पे बोला हुआ है बच्चों भैया प्लेन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। तो भैया स्क्वायर का प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, स्क्वायर का एरिया वेक्टर नहीं। तो अगर बच्चों कोई भी सरफेस का प्लेन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस स्क्वायर का एरिया वेक्टर उससे
90 माइनस 30 मीन्स 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे हमें 60 रखना पड़ेगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब जिसका आधा कर दीजिए तो 50 के बच्चों कितना आ जाएगा, 25 वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपका आंसर आ गया। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो प्लेन से एंगल 30 डिग्री है तो थीटा 30 डिग्री देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। नहीं बच्चों, ये जो प्लेन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में है। तो अगर प्लेन, जैसा कि हमने बताया ना, अगर ये प्लेन है बच्चों और प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो इस प्लेन का एरिया वेक्टर है वो तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा इसी एक्स एक्सिस से। तो इस बात को बच्चों याद रखना है। ठीक है, हाँ भाई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी डाउट है बच्चों तो आप इसमें जरूर इसको रिपीट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू are placed on the 5 vertices of a hexagonal of side L. Find the magnitude of the resultant force on a charge q minus q placed at the center of the hexagon. तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी कितना फोर्स बना है, कैसे बना है। कुछ नहीं करना है भैया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है कि अगर हमारे पास एक हेक्सागोन है और उस पे हमने 5 चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो बताइए सेंटर पे जो माइनस क्यू चार्ज है इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो आप ये ऐसा एज्यूम करो कि अगर मैं यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज रख दूं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा, ठीक है, तो बताइए नेट फील्ड इस सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो बट यहाँ मैं मनमानी तो रख नहीं सकता, इस हेक्सागोनल पे मैं मनमानी तो कोई चार्ज रख नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों रख देते हैं। तो समझो बेटा कि ये आपका ये जो आपके 6 चार्ज हो गए हेक्सागोनल पे, इनका रिजल्टेंट यहाँ पे 0 मिलेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इस पॉइंट पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों की जो फिफ्थ कॉर्नर है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज एज्यूम कर लीजिए। तो ड्यू टू दिस 6 चार्जेस, ये वाला बच्चों, ड्यू टू दिस 6 चार्जेस जो कॉर्नर पे हैं, उसके वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे मिलेगा। मीन्स जो फोर्स लगने वाला है वो बस इस माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में लगेगा और कोई फोर्स नहीं लगेगा। और कितना होगा बच्चों, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बता सकते हो, 1/4πε0 Q1 Q2। तो बच्चों दोनों ही माइनस है तो क्यू स्क्वायर भाई, डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे अगर आपको एल लेना है तो एल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यही बच्चों हमने यहाँ पे समझाने का ट्राई किया हुआ है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको इस मेथड से करेंगे तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। कोई भी डाउट है बच्चों तो एक बार इसको आप फिर से रिपीट कीजिए कि मैंने क्या समझाया हुआ है, आपको क्या ट्रिक बताया हुआ है। आई होप कि मैं आपको 100% समझ में आ जाएगा अगर कोई भी डाउट अभी भी है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पे 2 लार्ज पैलेट शीट दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है। कह रहे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बिटवीन द प्लेट सीट एंड द आउटसाइड द सीट। ये एक्चुअल में ये एक, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसपे एक आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट होता है, तो इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। तो इस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्योंकि दोनों पे इक्वल चार्ज डेंसिटी है विद अपोजिट साइन। तो बच्चों दो, एक पे एक प्लस साइन है, दूसरे पे आपका माइनस साइन है। मैं बना दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि बताइए बिटवीन द प्लेट और आउटसाइड द प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आंसर है आउटसाइड द प्लेट तो 0 आएगा, बिटवीन द प्लेट आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीजन मैं बच्चों आपको बता दे रहा हूँ, रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये सोचो कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कौन सर, एक तो पॉजिटिव प्लेट बनाएगा, एक तो नेगेटिव प्लेट बनाएगा। पॉजिटिव प्लेट कितना बनाएगा, लेट्स ए, जो कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज कितना बनाएगा, लेट्स सपोज ई बी, जो कि टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट होगा। अच्छी बात ये है कि बच्चों ये जो पैरेलल प्लेट का है, जो पैरेलल चार्ज प्लेट है,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बच्चों। तो एक पैरेलल चार्ज प्लेट या कहिए कि हाँ एक रेक्टेंगुलर लार्ज चार्ज प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव प्लेट जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उतना ही नेगेटिव प्लेट भी बनाएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। दैट्स व्हाई पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। सिमिलरली पॉइंट आर पे आ जाइए, पॉजिटिव प्लेट बनाएगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव प्लेट है ये बनाएगा बच्चों टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ये भी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगा। ये की वैल्यू कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ईबी की वैल्यू भी कितना होगा सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो सिंपल सा माइनस होके क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर भी जैसा कि आपको पॉइंट पी पे मिला था। बट अगर सेंटर के बारे में बात करें तो बच्चों ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट बनाएगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज मींस टुवर्ड राइट, और ये नेगेटिव प्लेट बनाएगा बच्चों टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट मींस ये भी राइट होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ये जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अगर बच्चों आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। ओके, तो याद रखना बच्चों कि आपका सेंटर पे बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दोनों प्लेट के सेंटर के बीच में मिलेगा, आउटसाइड बच्चों आपका 0 हो जाएगा। यही चीज बच्चों हमने यहाँ पे समझाने का ट्राई किया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप इसको कर ले जाओगे एग्जाम में। कोई भी डाउट है तो बच्चों एक बार समझ लो कि मैंने यहाँ पे क्या समझाया हुआ है। इसको आपको इस लेक्चर को आप रिपीट कर लीजिए, कोई भी अगर आपको डाउट है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बच्चों 3 पॉइंट चार्जेस है ना, 3 पॉइंट चार्जेस q माइनस 4q एंड माइनस इन प्लस 2q आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC of side L as shown in the figure. Obtain the expression for the magnitude of resultant electric force acting on the charge q। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन देख के भले ही डर लग रहा होगा, बट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप चाहते हैं तो मैं भी इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, और क्योंकि क्वेश्चन ही सिंपल है तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको 1-2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, तो आप बना लीजिए। एक चार्ज है बच्चों आपका Q, तो आपको Q को पॉइंट A पे एज्यूम कर लीजिए। दूसरा चार्ज है आपका -4Q, तो -4Q को आप यहाँ पे सॉरी ये आपका A पर, दूसरा आपका B पर, तीसरा चार्ज है बच्चों 2Q, उसको आप C पे एज्यूम कर लीजिए। कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q। ये इस चार्ज Q पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ बच्चों, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा तो ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच वो कितना होगा K Q1 Q2 मतलब Q इंटू 2Q मीन्स 2Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस अगर बच्चों L है तो आपका L स्क्वायर, अगर डिस्टेंस बच्चों L है तो आपका L स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फोर्स हो गया। अगर बच्चों ये K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर को आप F0 एज्यूम कर लीजिए, तो ये जो F की वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो 2F0 हो जाएगा। तो मतलब इस डायरेक्शन में क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये प्लस 2Q चार्ज इस प्लस Q चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करेगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों 2F0। कितना 2F0, वेर F0 की वैल्यू बच्चों में पता है KQ बाई L स्क्वायर, है ना। सिमिलरली बच्चों इन दोनों के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो अगर इनको आप कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करने जाइए इन दोनों के बीच के फोर्स को, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये मान लो F1 था, F2 ये हो जाएगा सर K Q1 Q2 कीजिए भाई, तो ये Q इंटू 4Q मीन्स 4Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो हम इसको सिंपली 4F0 लिख सकते हैं, है ना, 4F0 लिख सकते हैं। F0 किसको कहना है बच्चों, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर को हमने F0 कह दिया। तो मतलब हमें यहाँ इस पॉइंट Q चार्ज पे 2 फोर्स अप्लाई होंगे। एक तो बच्चों इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको मैं 2F0 कह रहा हूँ, और एक आपका इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको हम
4f0 कह रहे हैं। इनके बीच का जो एंगल है वो आपका 120 है। तो बच्चों दो वेक्टर को ऐड करने का आपको तरीका पता है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, f इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। एंगल की वैल्यू बच्चों 120 रख दीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ कि f नेट की वैल्यू हो जाएगा बच्चों f1 स्क्वायर मतलब 2f0 का स्क्वायर विच इज 4f0 स्क्वायर, f2 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 4 जा 16f0 स्क्वायर। और क्योंकि बच्चों 2f1 f2 करना है तो 4 2 जा 8 2 जा 16 फिर से आ जाएगा 16f0 स्क्वायर। और cos 120 की बच्चों वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो यहाँ पे -1 कर दीजिए। तो ये वाला बच्चों आपका टर्म माइनस में आ जाएगा, ये वाला प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। f की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2f0, ओके। और f0 की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे बताया हुआ था यहाँ पे कि f0 का यहाँ पे मतलब है, जो f0 का मतलब है वो k/L स्क्वायर है। क्योंकि ये आंसर 2f0 आया है मतलब 2k/L स्क्वायर, ओके। हाँ, यहाँ पे थोड़ा आपको बात बच्चों याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा ये बात याद रखना है कि कहाँ गया ये आपका डिस्टेंस f1 f2। हाँ, यहाँ पे 2 4 ठीक है, सही है सही है। ये एक चीज़ बच्चों आपका मिस्टेक हो गया है क्योंकि आंसर यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से √3 आया हुआ है। कहाँ गया f1 -1, ठीक है, ओके ओके। हाँ, यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक हुआ है मुझसे कि बच्चों ये जो हाँ cos 120 की वैल्यू होती है वो -1/2 होती है, सॉरी -1/2 होती है, -1 नहीं बच्चों, -1/2 होती है, सॉरी। तो ये बच्चों ये कैंसिल होके ये यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 8 होगा, 8 और 4 आपका 12 हो जाएगा। तो ये आपका √12 हो जाएगा, √12 f0। और √12 को आपको बच्चों बोलते हैं 2√3। तो यहाँ पे बच्चों 2√3 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर से कि √12 का मतलब होता है 2√3 f0। और इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों f की वैल्यू √2√3 सॉरी, और 2√3 f0 का मतलब है k/L स्क्वायर। दिस इज योर आंसर बच्चों, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो अगर बच्चों कोई भी डाउट है तो आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में भी देते हैं और आपके लिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखिए बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे पूछा हुआ है 2018 में, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, इसको एक बार और रिपीट कीजिए, अपने स्पीड में रिपीट कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों। कोई भी डाउट आपको नहीं आने वाला है क्वेश्चन में। तो मैंने अपने तरफ से भी सॉल्व करके दिखा दिया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है भी, तो आप जिससे समझ में आए उससे कर लीजिए, बट क्वेश्चन को जरूर कीजिए। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ, तो यहाँ पे बच्चों जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सबके सब खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे थैंक यू का आ गया। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जितने भी बच्चों क्वेश्चन थे हमने सबके सब करा दिए आपको। हमने अगर आपको नोटिस किया होगा तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं भी पता है तो हमने ओवरऑल 50 MCQ कराए हैं बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ओके। और लगभग 30 बच्चों आपको क्वेश्चन कराया हूँ, और इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो अभी अभी हमने कराया हुआ है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों हमने कराया हुआ है। कॉन्सेप्चुअल PYQs ही कराया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 30 PYQs। अच्छा, अभी हमने ये एसेशन एंड रीजन क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है। अभी हमने आपको 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं कराए हुए हैं, क्योंकि इतना टाइम बच्चों अभी आपके मेरे पास है नहीं। बट हमने अभी भी 30 MCQ, जो कि आपके लिए काफ़ी इनफ है बच्चों, और 30 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये आपको हर चैप्टर में मिलेगा, मतलब मैं आपको MCQ करा दूंगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा दूंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों वो एग्जाम टाइम में हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी तो एग्जाम है नहीं। तो अभी बेटा आप कम से कम MCQ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रिपेयर रखिए। एग्जाम टाइम में हम जब सैंपल पेपर करने लगेंगे बच्चों, तो उसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और एक बार बेटा फिर से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड को ये शेयर कीजिए और मैक्सिमम बच्चों इसको सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि इस जो भी हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं वो उसको रीच मिल पाए और ये चैनल बच्चों आपके हेल्प से ये ग्रो हो पाए। सो एक अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग।